ओके, चले यार, तो अपन देख लेते हैं स्टार्टिंग। बताएं लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया, कोई आंसर करना चाहे? लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया हुआ था? सर मेनली हमने रेजिस्टिविटी पर डिस्कस किया था, रेजिस्टेंस शुरू किया था। ओके, वेरी गुड। सो मतलब मेन पोर्शन था हमारा, हमने रेजिस्टेंस से स्टार्ट कर दिया हुआ था। हमने बेसिक बातें की थी कि लाइक किसी बैटरी के लिए रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होगा, वो बातें हमने की थी। फिर हमने बात की थी कि अगर कंडक्टर्स की बात करें, मतलब लाइक वायर, सपोज ये पेन है और ये एज अ कंडक्टर है, मतलब इससे अभी आप करंट पास कराने वाले हो इस कॉर्नर से ये कॉर्नर, तो इसका एक अपना इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा, जो हमने बताया कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर से हम उसे डील करेंगे। सो हमने कुछ बात की कि यार मेजर ये 4 पार्ट्स है जो पार्टिसिपेट करेंगे इन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, उनमें से पहला क्या था, मटेरियल टाइप पे डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, और फिर नेचर ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे। तो मैंने कहा था पहले हम मटेरियल टाइप देखेंगे, फिर हम टेम्परेचर देख लेंगे। ठीक, ये 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हुए थे। तो पहले मैंने बात किया कि ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, एक बेसिक आइडिया, वेरिएशन नहीं, सिर्फ एक बेसिक आइडिया। तो 2 चीजें यहाँ पर निकल के आई थी कि लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला आया था कि यार हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज रो बाई एल, और रो वो हमारा कांस्टेंट बन गया था रेजिस्टिविटी। ठीक है, फिर बात किया था कि रेजिस्टिविटी किन किन बातों पर डिपेंड करता है, और ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था कि शेप एंड साइज पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता, वो प्रॉपर मटेरियल की चीज है। फिर हमने उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था, डिफरेंट चीजों में क्या क्या टेम्परेचर का इफेक्ट होगा वो सब डिस्कस किया हुआ था। टेम्परेचर का न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव भी देखा हुआ था, क्या न्यूमेरिकल सॉल्विंग कैसे कर सकते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया थी, एक तो ये डायरेक्ट करना, ये क्या था, ये डायरेक्ट रेशियो निकाल देना था जिससे आर नॉट कैंसिल आउट हो गया था। बट एक और अच्छा आइडिया था, इसी को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते थे, बस कंसिडरिंग की जो अल्फा डेल्टा टी है वो क्या हो, स्मॉल है, वेरी स्मॉल, देन ओनली वी कैन फॉलो दिस। फिर मैंने कुछ यूनिट से रिलेटेड डिस्कशन किया था, क्या रेजिस्टेंस का एकदम जस्ट अपोजिट क्या होता है, कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कंडक्टिविटी। अच्छा, रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, सो अभी मैं प्रीवियस में नहीं लिख देता हूँ, मैं न्यू उसमें लिख देता हूँ। एक टर्म थोड़ा सा ये ध्यान दे लेना है कि कभी कभी कुछ बुक्स में आप रीड करोगे तो आप पूछने लगोगे सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। सो मैं आज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मैं मार्क करके लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, सो आज का पॉइंट मैं मार्क करके क्या लिख देता हूँ, सबसे पहली बात कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी इज आल्सो नोन एज specific resistance. Okay, तो ये पॉइंट थोड़ा सा ऐसे माइंड में रखना है। ओके, अभी अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ था कि R इज इक्वल टू मेन फॉर्मूला है रो L बाई ए। फिर हमने बात की कि L और A पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है, सही है। फिर हमने बात किया कि रो पे कैसे डिपेंड करता है, रो तो यार मटेरियल पे डिपेंड करता है। फिर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या, अरेंजमेंट पे कैसे डिपेंड करता है। याद है फ्लो ऑफ करंट, हमने एक पॉइंट लिखा था, फ्लो ऑफ करंट पे कैसे डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है रेजिस्टेंस और चेंजेस इन आर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, और बेटर है अरेंजमेंट में लिख देता हूं यहाँ पर, क्या मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से क्या चेंजेस आने वाला है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये समझो कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए में हमें और क्लियर पिक्चर करनी चाहिए कि जो R इज इक्वल टू रो L बाई ए, इसमें L और A है क्या। तो आपको पता है L क्या है, लेंथ।
लेकिन इसको और क्लियर हमें करना पड़ेगा किस टाइप की लेंथ है। ये वो लेंथ है जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उस डायरेक्शन की जो कंडक्टर की लेंथ है वो। सो इसे हम बोलते हैं इट इज लेंथ along द फ्लो ऑफ करंट। कल क्लियर है नहीं? यस हाँ सर। अच्छा, अब इसके बाद इसकी बात करते हैं एरिया। सो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन, और फिजिक्स में क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई चीज इस तरीके से तो इसका परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स फॉर्मेट को बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शन एरिया। सो क्रॉस सेक्शन एरिया, और बेसिकली हम बोल सकते हैं एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट। टू द करंट ये यूज होता है। सो मतलब कि आप देखना कि अरेंजमेंट का क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कि एक क्यूबॉइड ले लेता हूं और उसमें डिफरेंस देखता हूं कि क्या फर्क पड़ने वाला है किसका, अरेंजमेंट का। तो ये मैंने एक क्यूबॉइड रखा और इसमें देख लेते हैं कि अरेंजमेंट का क्या डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, सो ये हमने ले लिया क्यूबॉइड और इसे हमने कनेक्ट कर दिया किससे, वायर से, अपने बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिया। सो ऑफ कोर्स डेफिनेटली यहाँ पर एक करंट जाएगी और उस करंट के वजह से इसका एक रेजिस्टेंस यूज होगा। वो रेजिस्टेंस का क्या फर्क पड़ेगा देखिएगा। सो मान लेते हैं ये पार्ट ऑफ कोर्स एल हो गया, ये साइड वाली लेंथ क्या हो गई बी, और ये वर्टिकल जो है ये हो गई क्या, हाइट एच। तो यार करंट जो फ्लो हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है ना डेफिनेटली। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया मिल रहा है इसको, क्रॉस सेक्शन एरिया तो ये वाला मिलेगा ना फिर। सबको समझ आया कि नहीं? क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होगा? ये परपेंडिकुलर वाला होगा ना क्रॉस सेक्शन। तो मतलब क्रॉस सेक्शन के लिए क्या यूज होगा, ये बी यूज होगा और एच यूज होगा। समझ आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर दिस पर्टिकुलर केस, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस को ऑब्जर्व करूंगा, सो फॉर दिस पर्टिकुलर केस लेट्स से इसे फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं। सो एल जो एक्चुअल फॉर्मूले में एल है, इट इज नथिंग बट आर एल। चले इसे स्मॉल एल लिख देते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिले। सो ये मैंने बात की जो एल है वो एक्चुअल एल है, और जो एरिया यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, बी इंटू एच वाला। सो आर जो यूज होगा वो क्या हो जाएगा, रो एल बाई बी एच। समझ आया या नहीं? समझ गया। यस हाँ, ये हुआ अरेंजमेंट। अभी देखो अरेंजमेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इसी को वॉइड को मैं इस तरीके से रख दूं, सेम बस इस तरीके से रख दिया, और अभी भी है तो ये कंडक्टर ही, तो कंडक्ट तो कराएगा ही ये। तो देखें मटेरियल सेम है, सब कुछ वही है, सब वही है, सारा कुछ वही है, बट रेजिस्टेंस वो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो ये सेक्शन था एल, ये सेक्शन था बी, और ये सेक्शन था एच। या फिर उल्टा कर लेते हैं, ये वाला जो सेक्शन था इसे एच कर लेते हैं और ये वाला बी कर लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, बी और ये सेक्शन एच। हाइट वाले को हमने वर्टिकली ऐसे यूज कर लिया। तो डेफिनेटली एल की जगह पे क्या यूज होगा, एच। और जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो फुल प्लेट का एरिया यूज होगा, क्या होगा, बी इंटू एल। जो वर्टिकल रहेगा वो यूज होगा बी इंटू एल। ठीक है, सो एल की जगह पर क्या आ गया, एक्चुअली एच आ गया। तो मतलब सेम मटेरियल, देखो सेम मटेरियल है, सो सेम मटेरियल होने की वजह से रो सेम है एक्चुअली, और ये अरेंजमेंट की वजह से बदल गया, सेम ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस ड्यू टू अरेंजमेंट बदल गया। क्योंकि एल बहुत ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया काफी। समझ आया कि नहीं? हाँ सर। तो कि यार इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फिर हमें ऐसे थिक वाले एरिया से ही यूज करना चाहिए। मतलब ऐसे अगर कॉमन सेंस की बात करूं, एक मतलब एक सिंपल आप एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव देखो, तो यार रेजिस्टेंस तो कम हो गया ना सेकंड केस से। सो सेकंड केस से अगर रेजिस्टेंस कम हो गया है
तो बेस्ट है कि सेकंड केस यूज करना, बट आप ऐसे नहीं कर सकते ना, क्योंकि पर हमें लेंथ लेकिन तो चाहिए ही ना। आप कंडक्टर को और ज्यादा थिक कर नहीं सकते। थिक करने से काम तो बन गया, R इज इक्वल टू क्या है, रो L बाई ए। अगर आप एरिया बढ़ा दोगे, किसी तरीके से ऐसी अरेंजमेंट लाओगे कि एरिया बढ़ा दोगे, तो R क्या हो जाएगा, कम डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि R तो डिक्रीज होगा, बट मटेरियल कॉस्ट कितना बढ़ने लगेगा, हाँ आप समझ रहे हो, मटेरियल कॉस्ट बढ़ने लगेगा। इसलिए कॉमर्शियली जब हम किसी चीज को ट्रीट करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर आते हैं, सिर्फ इतनी छोटी सी बात नहीं होती कि अरे सर इसका मतलब तो फिर बहुत थिक वायर यूज करनी चाहिए। यार बहुत थिक नहीं यूज कर सकते, बहुत सारे पैरामीटर आते हैं कि ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम होगी, थिक होगा तो उसका वेट ज्यादा होगा, तो ये जो पोल्स होते हैं। हाँ सर, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर वो जो हम लगाएंगे वो भी ज्यादा अच्छा ग्लो होगा ना, बल्ब वगैरह। हाँ, बल्ब वगैरह होगा, बट हमें वायर को ग्लो करा के कुछ मतलब नहीं ना। एक्चुअली वो ग्लो इसलिए होता है क्योंकि हीट ज्यादा होती है। When you have a enough resistance, you will get more heat. Heat. ठीक, तो इन द केस ऑफ वायर वो हीट तो हम यूज ही नहीं करते, वो तो वेस्टेज है ना, so उसे बेसिकली हीट लॉस बोलते हैं। फिर बल्ब में तो हमने डिजाइन इसलिए किया है कि ये फिलामेंट खूब हीट हो, और बहुत हीट होगा तो बहुत ज्यादा लाइट ग्लो करेगा। ठीक है, बट ट्रांसमिशन में व्हेन वी ट्रांसपोर्ट द करंट, उसमें बहुत ज्यादा लॉस आएगा। ठीक है ना। और ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आएगी, अगर बहुत हैवी कर दिया वेट, तो फिर ऐसे सैग बहुत ज्यादा होने लगेगा ना, लूज होने लगेगा वायर। इसलिए सारी कैलकुलेशन करके, सारे पैरामीटर्स देख के, जो IR ये रेजिस्टेंस वाला लॉस है उसे इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है यार इसको होने देते हैं, बाकी पैरामीटर पे ध्यान देते हैं। हाँ सर, इसलिए वो बहुत सारी वायर्स को एक यानी खुद के अपने आप यानी एक दूसरे के अराउंड कॉइल ओके, करके वो एक बड़ी वायर बनाते एक हैं। स्ट्रैंड पे बहुत थिक वायर करते हैं, मतलब एक एक स्ट्रैंड में बहुत सारे स्मॉल स्मॉल वायर रखते हैं, यही चीज ना। हाँ हाँ हाँ, इसलिए ये करते हैं क्या? नहीं, बताओ उससे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं एक स्ट्रैंड पे बहुत सारे थिन थिन वायर रखूंगा, तब क्या होगा, बताएं। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया, बट क्यों बढ़ाना है सरफेस एरिया, बताओ। क्या करंट में हम कहीं पे स्टडी करते हैं क्या सरफेस एरिया? नहीं। नहीं। तो यार पता है होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है कि जब एक वायर हम लेते हैं, तो वायर मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होने वाला है। ठीक है ना, क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने वाला है। तो पता है क्या देखा गया, मतलब जब फाइनली सॉल्विंग ये की गई, तो देखा ये गया कि ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है ना, इनको समझ नहीं आता कि कैसे जाना होता है, बिल्कुल नहीं समझ आता, एक दूसरे से खूब भिड़ते रहते हैं। और एक इफेक्ट आता है स्किन इफेक्ट। स्किन मतलब हमारे स्किन से इसका कुछ मतलब नहीं है, स्किन मतलब होता है सरफेस से मतलब है। सरफेस इफेक्ट ये आता है कि ये जो स्किन वाले इलेक्ट्रॉन है, इनको टेंशन नहीं होती है, ये अपना सीधा पता रहता है कि चलो यार, ऐसा होता है ना, एक पूरी स्टेयर्स है तो उसमें रेलिंग लगी होती है, रेलिंग के पास वाले एकदम आराम से स्टेप करते हुए जाते हैं, इधर वाले इधर उधर बढ़ते रहते हैं। तो ये जो रेलिंग वाले आराम से चल रहे होते हैं रेलिंग पकड़ पकड़ के, वो क्या है, स्किन इफेक्ट है। तो ऐसी फील आती है कि ये इलेक्ट्रॉन स्किन मतलब ये इनडायरेक्टली ये जो सरफेस है इन्हें डायरेक्ट करता है कि भाई ठीक है सीधे सीधे साथ में चलो मेरे, समझ आया क्या? हाँ, बट अभी 10th में हम इस इफेक्ट को बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, इसलिए ये नहीं बताया जाता आपको कि क्यों ऐसा करते हैं। तो अभी रीजन समझ आया कि क्या, कि अगर आप एक थिक वो ले लेते हैं तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होने लगती है ड्यू टू स्किन इफेक्ट। ठीक है, मतलब स्किन वाले नहीं करते हैं, बाकी वाले करने लग जाते हैं, बहुत कोलाइड करते हैं। तो सोचो अगर हम ये स्टोरी ही हटा दें, इसको इतना थिन कर दें कि दो सारे जो इलेक्ट्रॉन है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन को क्या फील है, स्किन वाली ही फील है, बीच में ज्यादा बचे ही नहीं, तो क्या करेंगे वो अच्छे से जा सकते हैं। समझ आया ना? हाँ। हाँ, तो इसलिए एक वायर को बहुत सारे मल्टीपल वायर्स के थ्रू ही यूज करते हैं। ओके,
यस सर। हाँ, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लॉजिक है। फिर सेम चीज आप देखोगे कॉइल में, आपने 10th में पढ़ा होगा कि जनरेटर में एक ऐसे थ्रेड नहीं यूज करते हैं, बहुत पूरा एकदम मल्टीपल कॉइल यूज करते हैं। देखा है ना कभी अगर आपने ऐसा हाँ कि जो वाइंडिंग्स होती है ना वो एक बड़ा सा वायर थिक सा नहीं रहता, एक थाउजेंड्स थिन वायर रहती हैं। तो अब वहां पे मत बोलने लगना नहीं सर स्किन इफेक्ट, नहीं, वहां ये चीज नहीं है। वहां पे हमें इंडक्शन ज्यादा चाहिए होता है। इंडक्शन डिपेंड करता है नंबर ऑफ करंट पास्ट। सो जितनी ज्यादा वायर्स आप लगा के रखोगे उतनी ज्यादा आप टाइम से एक्स्ट्रा ईएमएफ पा सकते हो। तो वहां पर इसलिए वाइंडिंग्स को नंबर ऑफ टर्न्स में रखते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के वजह से एक पूरा थिक वायर ना रख के बहुत स्मॉल थ्रेड्स रखे जाते हैं। ओके, बट आप नोटिस करना कभी कभी घर वाली वायर में इतने थ्रेड्स मिलते हैं, बट वो जो कॉमर्शियल वायर होती है उसमें इतने छोटे छोटे थ्रेड नहीं मिलते, उसमें काफी थिक रहते हैं, क्योंकि उसमें जो करंट ट्रेवल करती है वो बहुत ह्यूज होती है। और उसमें अगर आप थ्रेड बहुत पतला कर दोगे तो ब्रेक होने लग जाएगी, क्योंकि उसमें कोटिंग नहीं होती। मतलब अभी आने लग गई है, बट आप देखना कि जो बहुत बड़े ट्रांसमिशन होते हैं दूर तक, वो वायर में ऐसा कोटिंग नहीं होती, वो प्लेन वायर होती हाँ है ना। सो उसको फिर वेदर कंडीशन और बहुत सारी कंडीशन करना है। अगर बहुत थिन थ्रेड कर दोगे तो वो ब्रेक करने लग जाएंगे थ्रेड्स। ठीक है, हाँ हाँ, तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। चले, वो हमारा पार्ट नहीं था, बट कोई बात नहीं, समझ आया ना आपको। यस चलिए ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अभी R इज इक्वल टू रो बाई एल में हमने अरेंजमेंट के बारे में भी देख लिया है। अब हमने उसका ज्योमेट्रिकल पैरामीटर जरूर देख लिया था कि एल और ए पे कैसे डिपेंड करता है। अब हम देख लेते हैं कि अगर वायर को डिफॉर्म करते हैं, कंडक्टर को डिफॉर्म करते हैं, तो क्या फर्क जाएगा। सो व्हेन कंडक्टर इज डिफॉर्म्ड, अच्छा, अब डिफॉर्म्ड का मतलब ये नहीं कि जैसा मन किया वैसा डिफॉर्म कर दिया। नहीं, सर ने तो बताया कि डिफॉर्म करके चेक करेंगे। नहीं, कुछ बेसिक आइडिया ही हमारे पार्ट में जो हम समझ सकते हैं। क्या, एक कंडक्टिंग वायर ले ली, डिफॉर्म मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इसको रैंडमली कुछ भी करो। डिफॉर्म मतलब दो सिंपल क्राइटेरियाज देखेंगे हम, इलोंगेट और कंप्रेस। समझ आया। Yes. हम सिर्फ देखेंगे इलोंगेट या कंप्रेस, मतलब आपने इसे इलोंगेट किए तो वायर क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी। हाँ, ठीक, और और लेट से कंप्रेस किया तो थिक हो जाएगी। थिक हो जाएगी, ऐसा कुछ है। समझ आए। हम दो चीजें डिस्कस करने वाले, इलोंगेट। अच्छा, कट कर दिया तो क्या वो डिफॉर्मेशन कहलाएगा क्या। नहीं, कट नहीं कट करने को डिफॉर्मेशन क्यों बोलेंगे। तो मैं कट करने को पहले से अलग से लिख देता हूं कि कट कर लेंगे तो शेप एंड साइज चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर देखें, ड्यू टू इलोंगेशन दोनों चीजें चेंज हो गई, शेप एंड साइज। वैसे सॉरी, शेप मेंटेन है, माय मिस्टेक। शेप मेंटेन है, अभी भी वो वायर जैसी थी और अभी भी वायर ही है। शेप हम मॉनिटर नहीं करेंगे कि पता चला वायर को आपने रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, शेप नहीं, हम साइज की बात करेंगे। तो साइज पूरा चेंज हो गया। अगर हम साइज कंप्रेस से एलोंगेट करके नहीं, कट करके चेक करेंगे तो देखें क्या इफेक्ट होगा। पहले देख लेते हैं। व्हेन अ वायर इज कट, means length decreases but no effect on area। ये समझ आया कि नहीं। जब हम कंप्रेस से एलोंगेट करते हैं तब देखो क्या चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमने जब लेंथ को बढ़ाया तो एरिया क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। और यहाँ पर जब हमने लेंथ को कम किया तब एरिया बढ़ रहा होगा। डेफिनेटली समझ आया ना ये पॉइंट। हाँ Yes. लेकिन अगर कट कर दिया तो बात ही खत्म ना, कुछ एरिया वगैरह चेंज हुआ ही नहीं, सीधे कट करके छोटा कर दिया आपने वायर। सो इसका मतलब ये था कि एल लेंथ की वायर थी। अब वो L/2 की हो गई। हाँ, अगर इसे
cut into 2 pieces. So cut into 2 pieces. So इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिया तो वही रहेगा ना, वायर बस थोड़ी थिन हो जाएगी. Cut into 2 pieces in the ratio 1:2. किस रेशियो में कट की गई, 1:2. हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कट किया तो एरिया कांस्टेंट रहा. एरिया क्या रहेगा, कांस्टेंट. ए कांस्टेंट है, सिर्फ क्या चीज चेंज हुई है, लेंथ. तो अगर कभी भी किसी चीज को ऐसे रेशियो में कट किया हुआ है तो आप कैसे निकालेंगे दोनों को, आप इस तरीके से निकालेंगे कि इसे एज्यूम करो क्या, x. 1x plus कितना हो 2x जाएगा, 2x 2x. और टोटल कितना हो जाएगा, n 3x अरे टोटल x नहीं हुआ, 3x n टोटल 3x है. तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट कितना है, फर्स्ट पार्ट इज x एज कंपेयर टू 3x. समझ आया ना. सो जबकि हमने बात की है कि टोटल कितना है, लेंथ है l, टोटल लेंथ कितनी है l. सो देन x की वैल्यू कितनी आ गई, L/3 l/3. तो ये थोड़ा माइंड में रखना है कि अगर रेशियो ऐसे होता है तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं. अगर दिया है 1:3 में है तो इसका मतलब टोटल निकाल लो कितना है 4. तो पहला वाला होगा 1/4, दूसरा होगा 3/4. समझ आया कि नहीं. इसी का स्टेप मैंने ऐसे लिख दिया. फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, और L1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, l/3 x which is l/3 and L2 कितना हो जाएगा 2x. So that will be 2l/3. तो ये रेशियो से आप लोग पार्ट निकाल लेंगे ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को. L1 L2 ये मैं एग्जांपल वाइज देख रहा हूँ. ओके, तो ये L1 L2 है. अभी क्वेश्चन क्या पूछेगा, द रेशियो ऑफ दियर रेजिस्टेंस. तो क्या पूछ रहे हैं, द रेशियो ऑफ दियर रेजिस्टेंस. resistance will be more for 2l/3 one. हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्टली बस समझ लेना है रेशियो क्या होगा, R इज इक्वल टू रो L/A. सो थॉट ये होती है कि फिजिक्स में जो चीजें कांस्टेंट है वो रेशियो करने में क्या होती है, कट हो जाती हैं, और जो चीज कांस्टेंट नहीं है वो ही सिर्फ रेशियो में आती है. तो ये चीज मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि मैं फिर से नहीं लिखूंगा यहाँ पर. आपको ये मैं डायरेक्टली बता दिया हूँ कि रेशियो जब भी निकालोगे आप R1/R2, क्या आंसर आएगा, L1/L2. वाई, कैंसिल हो गया, बिकॉज yes, rho and A will cancel out because rho and A will, yes, they are constant. तो ये हमेशा याद रखना है, because they are constant. कब, इस केस में हमेशा कांस्टेंट रहेंगे क्या, नहीं, ये पर्टिकुलर केस में कांस्टेंट है, इसलिए उन्हें हमने कैंसिल आउट कर दिया हुआ है. तो इसका मतलब क्या हुआ, L1 L2 का रेशियो क्या था, 1:2. तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2. तो अब आप लोग सोचोगे सर फिर ये लेंथ क्यों निकाली आपने, जब आपको पहले ही पता था कि उन्हें कट ही 1:2 में किया है तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते थे ना, फिर ये लेंथ क्यों निकाला. हर्ष बताओ क्यों निकाला, सर लेंथ क्यों निकाली है, मतलब why we have solved this section while I guess we don't need it. सर अगर कोई कैलकुलेशन वगैरह आ जाता तो फिर Exactly. in case कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता कि आपको लेंथ को या किसी भी चीज को फिजिक्स में ऐसे रेशियो में डिवाइड करना पड़ जाए. So this is just an idea. This thing is not related to the question. This is just an idea कि कभी अगर कोई चीज रेशियो में हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं. So मैंने बात की कि 2 पर्सन A and B और मेरे पास टोटल 5000 है. I need to distribute it in
3:7 format. How much A will get? So we need to distribute in 3:7. तो क्या लॉजिक मैंने बताया? 150 और यानी 300 3x और 7x is Yes. plus 7x It is will be 3/10 and this will be 7/10. 7/10 7/10. Clear? A को 30% और B को 70%. Yes, exactly. So like that you can assume. ठीक है? So best ये है कि ये total से divide कर देना होता है and then multiply with its own number. ठीक है? So this was just an idea. अभी कट किया तो कोई टेंशन नहीं, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ. बात कर रहा हूँ अगर डिफॉर्म किया है तो देखना कैसे प्रॉब्लम आएगी. सो नेक्स्ट एग्जांपल बात कर लेते हैं, या लेट से मैं एज ए स्पेशल केस ही बात कर लेता हूँ. व्हेन लेंथ इज मेड n टाइम्स बाय इलोंगेशन. इलोंगेशन के थ्रू हमने क्या किया, n टाइम्स कर लिया है, तो क्या सिनेरियो आने वाला है. तो इसका मतलब समझना कि लेंथ पहले थी ये, पहले मान लेते हैं क्या था, इसका कुछ L1 था और इसका एरिया क्या है, कुछ A1. डन. हमने इसे क्या किया, इलोंगेट किया. तो इलोंगेट करेंगे तो एक प्रॉब्लम आ जाने वाली है, क्या? एरिया डिक्रीज होगा. यस. सो L2 क्वेश्चन में कितना दिया है आपको? L1 n टाइम्स ऑफ L1. तो उसके वजह से यार एरिया कुछ डिक्रीज हो जाएगा, A2 चेंज हो जाएगा. सो आवर होल टारगेट इज टू फाइंड A2. वी कैन नॉट इग्नोर इट. सो सबसे पहली चीज लिखूंगा कि देन R1 by R2 क्या आ जाएगा, L1 by L2 आएगा. हाँ. ये होगा क्या? सो ये सबसे पहले रॉन्ग है. रॉन्ग. वाई? हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि एरिया अभी भी कैंसिल नहीं हुआ है. तो हमें क्या फाइंड करना चाहिए पहले? एरिया. एरिया. यार एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया के बारे में हमें डिस्कशन करना पड़ेगा. ये वैलिड कब है? व्हेन वैलिड व्हेन एरिया इज इक्वल. एरिया इज कांस्टेंट. बट यहाँ पर तो एरिया एक कांस्टेंट नहीं है. सो कौन सी चीज है जो दोनों टाइम पे कांस्टेंट रही? तो कौन सी चीज है? मास. मास दोनों का कांस्टेंट रहा. और बाद में फिर हम बोलेंगे कि डेंसिटी, मटेरियल भी वैसा ही रहा. तो दो चीजें इक्वल रही क्या? देन दो चीजें इक्वल रहेंगी. M1 एंड M2 इज ट्रू एंड ρ1 एंड ρ2. यहाँ पर रो मतलब रेजिस्टिविटी एक है, तो रो तो कांस्टेंट है ही, प्लस इसका डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगा. हाँ. सो मास कांस्टेंट है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. मैं यहाँ पर डेंसिटी पूरा लिख रहा हूँ क्योंकि रो मतलब रेजिस्टिविटी है, सो उससे कंफ्यूज ना हो आपको. डेंसिटी इनटू वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट. और अगर मैं मानूं कि डेंसिटी भी कांस्टेंट है क्या, और वही होगा ही इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट. वॉल्यूम इक्वल. यस. सो बेसिकली द होल लॉजिक इज क्या करना, वॉल्यूम दोनों का कांस्टेंट कराना. वॉल्यूम इन केस 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम इन केस 2. यार अब वायर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इनटू हाइट. सरफेस एरिया नहीं होता है यार, वो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है. वॉल्यूम. हाँ वॉल्यूम, सरफेस एरिया नहीं होता यार. सरफेस एरिया इसे बोलते हैं, जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर दूंगा, इसे सरफेस एरिया बोलते हैं. ये है क्या हाँ. आपका एरिया? नहीं, आपको क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला दिया है सिर्फ. ओके. सो जो वॉल्यूम होता है वो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू h हाइट तक एक्सटेंड. यार ये क्लियर रहेगा ना कि कौन सा एरिया यूज हो रहा है? हाँ, क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन एरिया. सो ठीक है, मैं इसे अरेज करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कि क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा यूज हो रहा है. दैट मीन्स A1 L1 विल बी A2 L2. अब हमें L1 L2 पता है तो A1 A2 निकल आएगा. A1 by A2 कितना आ जाएगा? A2 इधर डिवाइड किया तो इधर पर
L2 आ जाएगा ना। तो हमें पता है L2 कितना है, n टाइम्स ऑफ L1। नीचे सॉल्व कर लेते हैं चलो। सो A1 बाई A2 कितना आ गया, इट इज L2 कितना हो गया, n टाइम्स ऑफ L1, और ये L1 यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज L1 कैंसिल, L2 इज n टाइम्स ऑफ L1, और L1 कैंसिल और रेशियो आ गया A1 बाई A2 इज n। एक्चुअली हमें क्या चाहिए, A2 चाहिए ना, A2 विल बी A1 बाई A1 बाय A1 बाई n। तो यार देखो यार, जब इतना अच्छा रिलेशन आ रहा है, हमने n की कुछ वैल्यू रखी क्या, नहीं। तो इसे लर्न कर लेते हैं ना कि अगर लेंथ को n टाइम्स किया तो एरिया क्या हो जाएगा, n square, ए oh sorry, 1 by n, 1 बाय n। मतलब हमें काम की बात ये देखना है कि अगर लेंथ को n टाइम्स किया तो एरिया क्या हो जाता है, 1 बाई n। तो हमें लर्न करने की मतलब हमें ऐसा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम में क्या ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत है, नहीं। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, ये डेफिनेटली हर बार ही होगा। इफ लेंथ इज मेड n times, is made n times, then area becomes 1 by n times। कोई डाउट क्या है इसमें, यही तो बस लर्न कर लेना है, काम बन जाएगा देखना। तो अभी चलो रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। R इज इक्वल टू क्या है, यस सर, एग्जाम मतलब हाँ सर, हमारा टेस्ट है ना नेक्स्ट मंडे। हाँ नेक्स्ट मंडे, जो आज जहां तक सिखाएंगे वहीं तक आएगा नेक्स्ट मंडे, ठीक है। हाँ आज फिर से सुन लो यार, फर्स्ट लेक्चर से आज जहां तक सिखाएंगे लेक्चर 4 तक, वो कंटेंट होगा नेक्स्ट मंडे के टेस्ट का। यार क्लियर एवरीवन, ध्यान देना, फिर से बोल रहा हूँ, आई रिपीट, जो आज जहां तक हम आज सिखा देंगे एग्जैक्ट वहां तक ही हम टेस्ट में से देंगे, ओके। सर तो फिर आज हम न्यूमेरिकल्स वगैरह कर रहे हैं। नहीं, ये सारे कंटेंट ये जो हम सिखा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ही हुए ना, इन्हीं पे न्यूमेरिकल्स दूंगा ना मैं, ऐसे बना के ही, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल जैसे ये दिख रहे हैं ना ये सारे, वो। अच्छा, फर्स्ट टेस्ट इज ऑल अबाउट कि आप नोट्स कितना अच्छे से पढ़ पाते हो। ये जो टेस्ट बन रहेगा, हाँ इट इज अबाउट कि आप नोट्स कितना अच्छे से देखोगे, व्हाट यू ग्रैस्प फ्रॉम द नोट्स। मतलब समझ रहे हो यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नोट्स से क्या आप समझ रहे हो, लेक्चर से क्या आप समझ रहे हो, एग्जैक्ट वही टाइप की चीजें हम देंगे, ठीक है, ओके। तो R इज इक्वल टू रो बाई एल में अभी काम बन गया। रो तो कांस्टेंट है, बट इस बार R और A कांस्टेंट, L और A कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या रेशियो का रिलेशन आएगा देखना, इफ आई डू R1 by R2 then it will be, or let me say R2 by R1, if I make it R2 by R1 then it will be, L is directly proportional then L2 by L1, while area is inverse, तो क्या आएगा, A1 by A1 by A2। this thing, writing this thing, everyone should be okay with it, everyone should at least learn it right now everyone must learn कि अगर कोई फॉर्मूला दिया है आपको, सपोज A is equal to is bx square by y, b is a constant, so I can say कि A depends upon x square and A depends upon, इनवर्सली डिपेंड्स ऑन y। inversely depends upon y। So whenever I'll take the ratio of A1 by A2, it will directly belong to the x, like x1 by x2 square, but to y it will be Inverse means y2 by y1। y2 by y1। So like that, if I have solved r2 by r1, so which is in proportion that will be same, which is in inverse it will has opposite ratio, okay। अच्छा, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना था, L2 को कितना किया था, n टाइम्स ऑफ L1, L2 को रिप्लेस किया था, ठीक है। उसके वजह से A2 कितना हो गया था, 1 by n times, A1 by n, N। 1 by n टाइम्स हो गया था। अब काम की बात देखो कि ये अपॉन में आया है तो n ऊपर जाएगा ना, what you will find now, you will find n square, और L1 A1 ये सब cancel, so what will be the R2 will be n square times of R1।
R1. Even I'll suggest you can just directly learn this thing. Yes. There is no need of this much solving. There is no need of this much solving. You can mark it as a most important result. What? Whenever the length is made n times, resistance becomes n square times. But अब क्वेश्चन में अलग अलग चीजें पूछ लेता है. व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस? क्या Fractional change. हाँ फ्रैक्शनल सर, तो फिर R1 तो है ही और R2 फाइंड करेंगे, तो फिर R1 by R2. तो फ्रैक्शनल चेंज. सो फ्रैक्शनल चेंज जानने से पहले मैं डायरेक्टली बताऊंगा कि चेंज कितना हो गया. तो चेंज कितना होगा? R2 माइनस R1. R1. सो फ्रैक्शनल मतलब होता है R1 से डिवाइड करना. सो मैं कुछ स्टेप्स 2-3 यहाँ पे लिख देता हूँ. पहले बात कर लेते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस. क्या चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आ गया? तो चेंज इन रेजिस्टेंस मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? डेल्टा आर. क्या पूछ रहा है? डेल्टा आर. वो क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1. R1. और R2 कितना हो गया? n स्क्वायर टाइम्स. सो यू कैन से n स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स ऑफ R1. समझा? चेंज कितना हुआ? n स्क्वायर माइनस 1. नंबर 2, कभी कभी पूछ लेता है क्या फ्रैक्शनल चेंज. क्या पूछ लेता है? फ्रैक्शनल चेंज. फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या होता है? देखो यार, फ्रैक्शनल चेंज होता है डेल्टा आर बाई R1. क्या होता है? डेल्टा आर बाई R1 मतलब चेंज इन R विद रेस्पेक्ट टू समथिंग, विद रेस्पेक्ट टू द इनिशियल. सो वी कॉल इट फ्रैक्शनल चेंज. वो तो डायरेक्ट दिख गया. कितना आया? Square minus 1. n स्क्वायर माइनस 1. तो अब यहाँ पे पूछ लेता है आपसे परसेंटेज चेंज. सो बेसिकली परसेंटेज चेंज तो मतलब सिंपल, और ज्यादा सिंपलर मेथड हो गया. क्या? परसेंटेज चेंज इज डिफाइंड बाय डेल्टा आर बाई R1 इंटू 100. सो मतलब क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 1 इंटू And 100. ये आ जाएगा क्या? परसेंटेज चेंज. ठीक. तो ये था हमारा आइडिया. अब इसे कैसे यूज करना है वो समझना है यार. अब समझो यार, एग्जाम में आपको हर बार बोल देगा क्या कि 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया. नहीं, आपको ये लॉजिक यूज करने के लिए ढूंढना पड़ेगा टाइम्स वाला वर्ड. मतलब पहले रेजिस्टेंस था 100, अभी मैंने कर दिया कितना? 120. बताओ क्या कितना टाइम्स कर दिया मैंने? 1.2. क्या सबको फील हुआ? मैंने कितना कर दिया? n इज इक्वल टू 1.2. सो ये मैं यहाँ बताना चाह रहा था आपको कि n मतलब जरूरी नहीं है कि वो जो बचपन में होता है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स. नहीं, नंबर. यहाँ पे फिजिक्स पे ऐसे पॉइंट पे भी नंबर आएगा. क्लियर ना? हाँ. yes. पॉइंट पे भी नंबर आएगा. सो अगर आपने 100 से 120 कर दिया लेंथ को, सो समझ गए? हाँ 1. तो चले यार थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इस n को फाइंड करने के बारे में. लॉजिक सीख लेते हैं और आगे भी काम आएगा ये लॉजिक. देखें क्या लॉजिक है. इंपॉर्टेंट सेक्शन देख लेते हैं. क्या ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है? देखें, ये है नंबर 1. व्हेन न्यू लेंथ इज गिवन, लेंथ इज गिवन. अगर नई लेंथ दे दी तो n मतलब क्या हो जाएगा? इट इज सिंपल L2 बाई L1. कोई डाउट हुआ क्या? नहीं. पहले था 3 मीटर, अभी कर दिया 3.5 मीटर. अब आप सोचने लगोगे सर कितने टाइम्स कर दिया. समझ आ रहा है क्या देख के कितने टाइम्स कर दिया? नहीं, बट द लॉजिक इज वेरी सिंपल. आपको टाइम्स चेक करना है, मतलब यही तो पूछ रहा है वो. 1.6. अरे रुको यार, इसे ये कर देते हैं. ठीक है, 3 से 3.6 कर दिया तो क्या आ गई n की वैल्यू? 1.2. यार आप समझे कि नहीं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? इसमें आप तुरंत फील कर सकते हो. सर 100 से 120 कर दिया मतलब कितना टाइम्स कर दिया है? 1.2. इसमें नहीं समझ पाओगे.
तो आइडिया माइंड में रखना है। क्या आइडिया? कितना सिंपल है, क्या कितना सिंपल है। अगर कभी भी न्यू लेंथ दे दी कि यार हमने इतनी लेंथ कर दी, तो आपको बस क्या करना है, L2 बाई L1। अच्छा, अभी भी किसी को ये डाउट रहता है क्या सर L2 L1 क्या चीज है? L1 हम बोलते हैं इनिशियल को और 2 बोलते हैं फाइनल को। चलो लिख देते हैं यार, L1 बोलते हैं हम इनिशियल चीजों को, 1 बोल देते हैं, और 2 बोल देते हैं फाइनल चीजों को। यार पहला पार्ट समझ आया, पहली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। नंबर 2, when percentage change is given, when let's say when percentage change is given, change is made, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैं बोलूंगा लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय, परसेंटेज चेंज का मतलब लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ठीक, तो या लेट्स से लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय x%। अब n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो समझना इसका मतलब क्या हुआ होगा, व्हाट विल बी अवर न्यू लेंथ, देन न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, आप फील करना, न्यू लेंथ विल बी, पहले तो L1 होगी प्लस ऐड करोगे ना, इंक्रीज की गई है, कैसे निकालेंगे L1 का x% ना, ये समझा कि नहीं? फील करना, अगर लेंथ को x% बढ़ाया मैंने, तो पहले तो L1 रही होगी, फिर L1 का x% निकालेंगे ना, फिर तो ऐड करेंगे ना, वो हमारी क्या हो जाएगी, L2। समझ आया कि नहीं? अच्छा, अब वो जो n होता है वो यही तो होता है कि कितने टाइम्स हो गया। तो मैं अगर देखूं तो ये लिखा है 1 + x/100, इतना टाइम्स क्या हो गया, L1। तो अगर आपने n% इंक्रीज किया है तो n कितना हो जाएगा, स्मॉल n, 1 + x/100। कोई डाउट क्या? अगर आपने 20% बढ़ाया तो बाई 100 में करना, मतलब इसे क्या है, फ्रैक्शन में लाना, कितना हुआ 0.2, और हम बोलते हैं कि पहले 1 था और 0.2 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 1.2 टाइम्स। समझ आया या नहीं, बताएं? समझ गया। बाकी जनता, बाकी लोग बताएं यार। अर्नव? यस सर। ओके ओके, ठीक है। सो फिर से रिपीट करता हूँ, अगर मैं x% बढ़ाऊंगा तो n मतलब बड़ा सिंपल है, क्या x/100 करेंगे, 1 में ऐड कर देंगे, ओके ना। तो इसका मतलब बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, अगर मैं x% डिक्रीज करूं तो minus 1 yes, decreased by x%, या लेट्स से y लिख लूं, क्या दूसरा लिख लेते हो, जाकि कंफ्यूज नहीं हो, तो आप डायरेक्टली n समझ जाओगे। n क्या आ जाएगा, 1 - y/100। ओके, वेरी गुड यार, वेरी गुड, ठीक है। आप लोग को थोड़ा ये पॉइंट समझ में आ गए कि कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमने 2 क्राइटेरिया पढ़े, क्या होगा, आपको इधर डायरेक्ट लेंथ दे देगा, या फिर क्वेश्चन में क्या कहेगा, इतना परसेंटेज चेंज कर दिया। थर्ड क्या कहेगा, डायरेक्ट बोल देगा कि लेंथ इज 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स मतलब 2 ही क्या है, समझ आया ना। तो ये लिखने की जरूरत है क्या, थर्ड वाला, when length is made several times like 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो फिर मतलब n डायरेक्ट पता चल गया ना, ओके। तो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्या बनता है, क्या बनता है, न्यू लेंथ इज गिवन, न्यू लेंथ गिवन है, अपन डायरेक्ट रेशियो से निकाल लेते हैं, और दूसरा क्या बनता है, परसेंटेज। अच्छा अच्छा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें आंसर के क्या लिखना है, डायरेक्ट लिखना है। क्या कि अगर n टाइम्स कुछ भी हुआ तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, क्या ये
बताओ यार, समझा या नहीं? जल्दी से इसे एक हाँ। बार रीड करें, फिर से एक बार रीड करें इतना सेक्शन। अगर आपने एंड ढूंढ लिया सो यू कैन आंसर दीज फ्यू थिंग्स। करें एक बार, जल्दी से करें। रेजिस्टेंस कितना हो जाता है बताओ? n square एन times स्क्वायर। चेंज पूछा तो एन स्क्वायर माइनस 1. 1। फ्रैक्शनल पूछा तो फिर वो R1 पहले वाले रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, ठीक है। फिर अगर परसेंटेज पूछा तो 100 से भी मल्टीप्लाई। क्लियर? तो चलो यार एग्जांपल देख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको चीजें फास्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो मैं बोलूंगा अ 20 मीटर लॉन्ग वायर हैज 100 ohm resistance. Find change in resistance if wire is elongated to 22 मीटर। समझ आया क्या क्वेश्चन? हाँ सर। अब देखना बहुत ही आराम से, बताओ क्वेश्चन में लेंथ को परसेंटेज चेंज किया या सीधे नई लेंथ दे दी? नहीं नहीं तो बताओ भाई n कैसे निकालेंगे? रेशो। ओके वेरी गुड यार। देन n इज L2 बाई L1। तो भाई 22 से 20 कितना आया? 1.1. 1.1। अभी डायरेक्ट आंसर पता है यार, देन क्या आंसर आएगा? R2 हैज टू बी n square minus 1 into n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1। अभी लेट से मैंने R2 निकाला, टेंशन नहीं लेना, लेट से मैंने R2 निकाल लिया है, तो क्या हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर इंटू 100। क्लियर ना? कितना आ जाएगा ये? 121 मतलब 1.21 या 11 का स्क्वायर। अब ये देखो करना पड़ेगा, ये नहीं सिखाऊंगा मैं। सो 121 इंटू 100 कितना आ गया? 121 ओम। सर लेकिन ठीक है। चेंज निकालना था। अच्छा चेन निकालना था क्या? या ठीक है यार, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम कर लेंगे। हमें क्या निकालना था? चेंज इन रेजिस्टेंस। सारा कुछ निकाल देता हूँ यार, ऐसी क्या बात है, सब कुछ निकालना है। सपोज चेंज इन रेजिस्टेंस अगर डेल्टा आर निकालना होता तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाता? n square minus 1 into n स्क्वायर माइनस 1 मतलब 1.21 माइनस 1 इंटू 100। तो क्या आंसर आता सिर्फ 21. 21 हो। अच्छा परसेंटेज चेंज भी पूछ सकता था ना, परसेंटेज चेंज इन 21% ही आता है। रेजिस्टेंस। तो यार अभी मतलब ठीक है, समझ आ गया आप लोग को। क्या हो गया? डेल्टा आर बाई आर मतलब क्या आएगा? इंटू 100। सो ये इतना कुछ पूछा नहीं, बट मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। डेल्टा आर कितना आया है? डेल्टा आर आया 21, या जस्ट आंसर इसका याद रखो क्या आता है? n स्क्वायर माइनस 1 इंटू R1 100। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो कितना आएगा? 21%। 21%। यार समझ आया कि नहीं? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है लेंथ इंक्रीज करने से। डन हाँ। यार क्लियर है ना ये क्वेश्चन? हाँ यस सर। ठीक है, इसका दूसरा वर्जन देख लेते हैं। क्या है दूसरा वर्जन? परसेंटेज चेंज। यस। सो फाइंड द परसेंटेज चेंज in resistance of a wire if its length is decreased by 10%। यार कोई डाउट नहीं ना? फास्ट एकदम।
पहले क्या निकालेंगे इस बार n, क्या आएगा n? डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है? Increase. डिक्रीज। तो क्या आएगा 1 माइनस वही जो भी एक्स वाई मान लो y बाई 100, तो क्या आएगा 1 माइनस 10 बाई 100। क्लियर है ना? तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस 0.1 आएगा ना, 100 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.9। अब क्या होगा, क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज ना, यस तो डायरेक्टली आ जाएगा परसेंटेज चेंज, क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। सो 0.9 का स्क्वायर करो माइनस 1 इंटू, मतलब 0.81 माइनस 1। यस यस वेरी गुड, 0.81 माइनस 1 इंटू 100। यार अब देखो आंसर तो नेगेटिव आ जाएगा यार। हाँ सर, कम हो नेगेटिव, रहा है तो फिर यस परसेंटेज तो डिक्रीज होगा ना। यस, नेगेटिव 0.19 आ जाएगा इंटू 100। तो क्या आंसर आ गया हमारा? 19% से डिक्रीज हो गया। यस वेरी गुड। सो नेगेटिव का मीनिंग आ रहा है, अगर कभी नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, अगर कभी भी सॉल्विंग में कैलकुलेशन में नेगेटिव आ जाए तो उसका मीनिंग क्या है, डिक्रीज हो गया। सो ये नेगेटिव का मीनिंग क्या है, इट डिक्रीज्ड। क्लियर? क्लियर? सो मुझे लगता है ये आइडिया मतलब समझ आ गया, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यार दोनों क्राइटेरिया एकदम समझ आया ना, कि एग्जाम में पूरा जितना जो कैलकुलेशन सिखाया मतलब सिर्फ आपको समझाने के लिए था, रिजल्ट डिड्यूस करने के लिए था, आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हो। तो थॉट ये है कि फिर मैंने क्यों सिखाया वो, कोई बताएगा क्यों सिखाया? अगर और कोई ऐसे अलग कंडीशंस आ गए, इनडायरेक्टली हाँ, मतलब कभी कभी हो सकता है कि किस सिचुएशंस कुछ अलग आ गई, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और दूसरी बात पता है किस लिए, समटाइम्स आप क्वेश्चन कभी देखते हो बुक में सोल्यूशन दिया होता है, तो सोल्यूशन में जब इतनी स्टोरी लिखी होगी ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। एटलीस्ट अभी आप समझ जाओगे कि सोल्यूशन में क्या करेगा, इस पूरे मेथड को अप्लाई करेगा वो। ठीक है? हाँ तो सर, अपन को लेकिन बुक में इतना सब लिखते ही क्यों है? मतलब ऑफ कोर्स रिजल्ट्स बस से मतलब नहीं होता है, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज हैपनिंग देयर। अगर आपको रिजल्ट्स बस लर्न कर दिया तो यू विल हैव अ रोबोटिक माइंड ओनली ना, आपको वो नहीं रहेगा कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। हाँ ओके, तो वो फील होना चाहिए यार कि ओके लेंथ चेंज करने से एरिया भी चेंज हुआ, इसलिए एन स्क्वायर का फैक्टर आया। वरना हमेशा फील आएगा ना कि यार ये एन से एन स्क्वायर कहाँ से आ गया, अगर मैं डायरेक्टली लर्न करा दूं। अच्छा, अब थोड़ा सा एक ग्रास्प देखते हैं, क्या कि अगर एरिया को चेंजेस किया गया, when change in area और रेडियस, और रेडियस मतलब सेम, और एरिया और रेडियस और डायमीटर इज गिवन, तब क्या करेंगे? तो सेम सेटअप फॉलो करने वाले हैं ना हम। तो अब मैं पूरा सेटअप नहीं सॉल्व करके सिखाने वाला हूँ। सोचो, मुझे पता था कि अगर लेंथ को मैंने कितना कर दिया एन टाइम्स n टाइम्स, तो एरिया ऑटोमेटिकली कितना हो जाता है, A1/, ठीक। तो अगर मैंने क्वेश्चन में कहा कि नहीं यार मैंने एरिया को n टाइम्स कर दिया है, तो इसका मतलब डेफिनेटली लेंथ कितनी हो गई होगी, 1 बाई n टाइम्स। समझ आया ना लॉजिक? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एरिया को n टाइम्स करोगे तो सोचना r कितना है, रो l बाई a, एरिया को आपने n टाइम्स कर दिया तो लेंथ कितनी हो गई, l बाई n। ये n स्क्वायर कहाँ दिखने लग गया अब, नीचे। अपॉन में। समझ आया ना?
यार समझ आया सर कि नहीं? लेकिन अगर n स्क्वायर नीचे आ गया तो फिर से सब गड़बड़ हो जाएगा ना। ये मतलब अलग तरीके से हो जाएगा सॉल्व करना, गड़बड़ क्या हो हाँ। जाएगा? हाँ, मतलब मतलब जो हमने पहले टेक्निक यूज हाँ, की थी वो नहीं। उसकी टेक्निक थोड़ी अलग होगी, बाकी रहेगा सब सारा कुछ वही। तो अगर मैं बात करूंगा कि n निकालना आपको आ गया ना, n में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, So if number 1 or when area is made n times, area is made n times, so r कितना आ जाएगा? मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, r2 will be r1 by n स्क्वायर। कोई डाउट क्या इसमें? नो। हाँ, और अगर ये हुआ तो चेंज इन r कितना हो जाएगा? चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस। तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? डेल्टा आर मतलब निकालोगे तो R2 माइनस R1 करोगे ना, तो फर्क क्या आएगा? 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? समझ आया कि नहीं? टाइम्स ऑफ R1। और अगर परसेंटेज चेंज पूछा तो 1 बाई सेम एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। यार अभी पता है मुझे एक थॉट आ रहा है कि यार अगर मैंने एरिया को डबल किया, मतलब डबल कैसे होगा? कंप्रेस करके। तो क्या यूजुअली कभी कंप्रेशन मतलब इतना इजीली होगा क्या? नहीं, कंप्रेस करने का कॉन्सेप्ट ऐसे सिर्फ बता दिया, थ्योरेटिकली है, क्योंकि क्वेश्चंस रहेंगे, मैं दूंगा क्वेश्चंस कंप्रेशन के भी, बट इन लॉजिक यूजुअली चीजें इलोंगेट ही होती हैं। ठीक है, श्रिंक कब होती हैं? जब टेम्परेचर कम हो जाता है कहीं पर, चीजें श्रिंक करने लग जाती हैं। खैर, बट बहुत ये सारी चीजें बहुत ही कम वे में होती हैं। मैंने क्वेश्चन इतना दिखा दिया है कि डबल कर दिया तो इतना हुआ, यूजुअली ये परसेंटेज बहुत कम होते हैं। हाँ सर, लेकिन जब टेम्परेचर की वजह से वो श्रिंक होगा तब उसकी डेंसिटी में चेंज आएगा, तो फिर हाँ, वॉल्यूम। तब ये चेंजेस नहीं आएंगे। मैंने वही पॉइंट इसीलिए थोड़ा सा वो किया कि तब डेंसिटी भी वहां पर आ जाती है रोल प्ले करने। तब वहां पे एक आता है पॉइजन्स रेशियो, वो हम अभी यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, वो हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। सॉलिड्स का जो मैकेनिक्स है वो वहां पर हम देखेंगे कि डेंसिटी कितना चेंज हुआ, बाकी बचा चेंजेस किस में आया होगा? लेंथ और एरिया में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा रोल डेंसिटी का ही रहेगा, दोनों चीजें वहां पर फैक्टर करेंगी। ओके हाँ सर। हाँ, तो वो इसलिए वो सिनेरियो हम नहीं डिस्कस करते कि डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं अगर बात करता हूँ कि किसी रीजन की वजह से अगर मैंने एरिया 2 टाइम्स किया तो 2 टाइम्स नहीं होगा, जनरली एरिया क्या आएगा? हाफ। इस तरीके से। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ when area is increased, क्या? when area is increased, तो बताओ अगर एरिया बड़ा कर दिया है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाने वाला है? डिक्रीज। decreases। और when area is decreased, रेजिस्टेंस इंक्रीज। yes। अब ये एरिया इज इंक्रीज्ड का मतलब है n क्या है? 1 से बड़ा नंबर हुआ, तो इसका मतलब n क्या है? n इज ग्रेटर देन 1। इसलिए ये वैल्यू जो होगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आएगी? बड़ी हो जाएगी, और ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आने लगेगी। नेगेटिव की फीलिंग ही क्या है? रेजिस्टेंस डिक्रीज। लेकिन अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है मतलब n क्या हो जाएगा? 1 से कम। अगर ये 1 से कम होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ी हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, ये तो बातें थी किसकी? एरिया की। बट एक प्रॉब्लम होती है कि एरिया रेडियस या डायमीटर पे कैसे डिपेंड करता है? सर अब वायर तो सर्कुलर ही होगी ना, हाँ, तो इसका मतलब ये होगा कि तो फिर यूजुअली उसका अगर हम क्रॉस बात सेक्शन करें, एरिया टोटली आर पे डिपेंड करेगा। यस, सो व्हेन रेडियस
और radius or diameter is made n times. इसका मतलब क्या हो जाएगा? because area is proportional to radius स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया की वजह से खुद n स्क्वायर का फर्क था और ये रेडियस अभी n टाइम्स है, तो पहले तो उसका स्क्वायर करोगे और फिर एक और स्क्वायर करना होगा ना एरिया की वजह से रेजिस्टेंस में। तो रेजिस्टेंस में कितने का फर्क आएगा? n टू द पावर 4 का। समझ आया कि नहीं? अब मैं बाकी चीजें नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यार वही बातें बार बार रिपीट हो रही। समझ गए ना आप? हाँ, मतलब अगर मैं ये जस्ट लिख देता हूँ, परसेंटेज चेंज अगर निकालना है तो कितना आ जाएगा? 1/n टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 100। यार अब थोड़ी सी प्रॉब्लम समझो यार। n एक तो पहली बात तो फ्रैक्शन हो सकता है, जैसे मैंने बताया था 1.2 था, ये था, उसका पावर 4 मतलब समझ रहे हो? मतलब सॉल्व करना, हाँ, पावर 4 सॉल्व करना टफ होता जाएगा। ठीक, तो कुछ याद है कि अप्रोक्सीमेशन बताया था मैंने कि अगर कभी भी कोई नंबर 1 प्लस समथिंग में लिखा है और उस पर कितनी भी पावर है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस nx, और अगर ये अपॉन में लिखी हुई है तो इस पावर को ऊपर लेके जाते हैं 1 माइनस nx, तो डायरेक्टली ये चेंज यहाँ पर आ जाता है कि 1 से कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। समझ आया ना? तो पावर मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ती, पावर डायरेक्टली क्या आ जाती है? हाँ, मल्टीप्लाई में आ जाती है, उतने टाइम्स नहीं करना पड़ता। तो स्टार्टिंग में तो मैंने यही बताया ना कि एग्जाम में तो n यूजुअली छोटा होगा, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा स्मॉलर ही दूंगा, मैं लार्जर वैल्यू दे सकता हूँ कि लेंथ थी पहले 100 मीटर, अब मैंने इलॉन्गेट करके उसे कर दिया 120 मीटर। लेकिन सोचो अगर ड्यू टू टेम्परेचर ये इलॉन्गेट हो रही है और मैं मान रहा हूँ कि डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर से क्या 1 मीटर की वायर 120 हो जाएगी क्या? नहीं, 100 हार्डली, थोड़ा बहुत मान लेते हैं 1.3। तो कितना चेंज हुआ है? 103/100 मतलब कितना? 1.03 1.03 इतना। यार इतना अप्रॉक्स अगर है तो फिर इसका पावर 4 सॉल्व करना तो मतलब भूल ही जाओ फिर, मतलब बहुत टाइम लगेगा ना यार। हाँ, एक चीज यार, एग्जाम के टाइम पे कोई कैलकुलेटर मत यूज करना कि नहीं सर हम तो इसको 4 टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है? सो वैसा कोई भी कुछ नहीं यूज करना। याद रखना एग्जाम के टाइम गूगल और ये सारी चीजें यूज नहीं करना। सो मैं यहाँ पर बता रहा था कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो है, क्या n वेरी क्लोज टू 1 है, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो एकदम इम्पोर्टेंट सेक्शन बन जाता है यहाँ पर हमारा। तो यहाँ पर हम एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन यहाँ पर बताएंगे आपको। क्या समझाने वाले हैं देखें। if n is very close to, if n is very close to 1, क्लियर? वेरी क्लोज टू 1 मतलब ज्यादा चेंज नहीं हुआ, 5% तक चेंज है, और परसेंटेज चेंज इज लेस देन 5%। तो अगर 5% से है सो वी कैन अप्रोक्सीमेट, क्या कर सकते हैं हम? अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, और जो n स्क्वायर है उसे स्क्वायर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, परसेंटेज चेंज पता कैसे चलेगा? तो सपोज लेंथ थी, दो टाइप के थे ना, लेंथ थी 100 और अभी कर दी गई 102, 1.05 तक आया तो नीचे है। तो वही सपोज 100 है और 102 किया तो n कितना आया? 1.02। 1.02 इसमें अगर 1 हटा देंगे तो जो फ्रैक्शन बचेगा इनटू 100 कर देंगे, वही क्या हो जाता है हमारा? परसेंटेज। तो अगर कभी आप परसेंटेज चेंज नहीं निकाल पा रहे हो तो मतलब डायरेक्टली काम बन जाएगा। देखें
अगर आपको क्या चाहिए परसेंटेज चेंज, और आपने क्या निकाल लिया है, n निकाल लिया है क्या, एक तो परसेंटेज चेंज डायरेक्ट दिया होगा और एक आपको क्या निकाला होना होगा n, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकाल सकते हैं, परसेंटेज चेंज इज सिंपल n माइनस 1 इंटू 100, ये सिंपल परसेंटेज चेंज है। अब इसके इफेक्ट देखते हैं, ये मैंने निकालना सिखाया। तो नंबर 1, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय x%, और गिवन x क्या है, lesser than 5%. लेस देन 5%, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली आपको आंसर करना है। n स्क्वायर टाइम्स हुआ करता था ना, तो आपको डायरेक्टली समझ जाना है कितना आ जाएगा 2x। ठीक, अगर लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो if length is yes decreased by x%, तो क्या आंसर होगा, X by 2. यस माइनस मतलब डिक्रीजेस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, सेम आंसर क्या रहेगा इस बार -2x%। इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीज्ड बाय 2%। डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज बाय 2 टाइम्स। अगर हम किसकी बात ले ले, एरिया, इफ area is increased by x%, so क्या होगा, resistance will decrease, resistance will decrease by 2x%। कोई डाउट क्या किसी को इसमें, No. अच्छा अब मैं ले लेता हूँ रेडियस। अब मैं इसका इंक्रीज नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ गए ना, इंक्रीज मतलब फिर रेजिस्टेंस Resistance. क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी एरिया डिक्रीज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। मैं रेडियस का लिख देता हूँ, इफ रेडियस और diameter is increased or is decreased by x%, so definitely अगर ये डिक्रीज हुआ है, increases by 4x%। yes, so resistance will increase by 4x%। समझ आया क्यों, क्योंकि इसमें पावर कितनी आती है यार, याद करें, 4 आती है ना, पीछे लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो मुझे लगता है ये चीजें यार समझ में आ गई आप सब लोग को। सो आज के डिस्कशन में तो काफी सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, आप समझ आओ, डायरेक्टली परसेंटेज चेंज के भी बन सकते हैं और ओवरऑल अमाउंट के भी बन सकते हैं, समझ आया या नहीं, Yes, sir. Yes, मतलब sir. variety. हाँ। सो मतलब काफी सारे क्वेश्चन इस सेक्शन में से आ सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का ऑलमोस्ट हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है, एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, उसे कर लेते हैं, क्या, कमर्शियल रेजिस्टर्स। क्या, कमर्शियल रेजिस्टर्स। कमर्शियल रेजिस्टर्स का मीनिंग क्या है हमारा, कि मतलब अगर आप देखोगे तो दिखेंगे कैसे एक्चुअल रेजिस्टर्स। अभी तक तो हम किसकी बात कर रहे थे, कंडक्टर की, किसकी, कंडक्टर की। बट क्या होता है कि कई बार हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होते हैं, सपोज हम बल्ब नहीं, कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, सपोज एक एलईडी यूज कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, एक एलईडी है, ये क्या है, एक एलईडी। तो यार अगर आप करंट ज्यादा पास करोगे तो एलईडी खराब हो सकती है, तो इससे
न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर क्या लगाते हैं, रेजिस्टर। तो हमने जो अभी तक पढ़ा वो किसका रेजिस्टर था, कंडक्टर। कंडक्टर्स का। अभी जरूरत पड़ने पे कंडक्टर थोड़े ना लगाते रहोगे, यहाँ पर पे बहुत सारी वायर्स थोड़े ना लगाते रहोगे, नहीं, आपको क्या चाहिए, एक रेजिस्टर। रेजिस्टर चाहिए जिसका रेजिस्टेंस आप डिफाइन कर सको, क्या इतना चाहिए, आप ये वाला उठा लो, तो उनको बोलते हैं क्या, कमर्शियल रेजिस्टर्स। तो कमर्शियल रेजिस्टर्स कैसे होते हैं, 2 पिन होती हैं उस पे, सिंपल ऐसे। तो इस तरीके से टेपर्ड होता है लास्ट में एजेस में, और ऐसा एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, अंदर मटेरियल होता है, कुछ में कार्बन, कुछ में डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं, सिर्फ आपको ऐसा एक सेगमेंट दिख जाता है, एक सॉलिड, बाहर से ये लेयर है। समझ आया कैसा रहता है कमर्शियल रेजिस्टर। तो कमर्शियल रेजिस्टर ऐसे नहीं दिखता कभी, ये क्या है, उसका एक सिंबल है। सिंबल है। अब इस रेजिस्टर के पास एक खास बात होती है, क्या, इस रेजिस्टर पे कलर बैंड। हाँ, कलर बैंड्स बने होते हैं। सो ये रेजिस्टर पे कलर बैंड्स बने होते हैं। सो 3 बहुत ही क्लोज कलर बैंड्स होते हैं और एक थोड़ा सा दूर होता है, ठीक। तो कलर बैंड्स को हम नेम दे देते हैं यार, चलो नेम दे देते हैं इनको। तो इसको नेम दे दिया ए, इसको नेम दे दिया बी, इसको नेम दे दिया सी, और इसको नेम दे दिया डी, ठीक। तो इनकी वैल्यूज हमें देखनी होती है और रेजिस्टर की यहाँ से निकालनी होती है। इस डी को बोलते हैं हम क्या, टॉलरेंस। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टॉलरेंस। तो ये सिर्फ 3 कलर में ही दिखता है। डी, अगर डी की बात करें, डी का कलर जो है, डी के कलर की बात करें तो डी के डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। नंबर 1, अगर डी गोल्ड है मतलब अच्छा है, गोल्ड मतलब अच्छा है, तो टॉलरेंस इसका होता है 5%। 5%, अगर सिल्वर है 10%, और 10%। अगर नो डी कलर बैंड ही है, 20। अच्छा, नो कलर मतलब बैंड 20 दिखेगा क्या, सबसे नहीं, कम। नो फोर्थ बैंड, नो फोर्थ बैंड, नो कलर का मतलब ये है नो फोर्थ बैंड, तो मतलब सबसे खराब है, सस्ता वाला है आपका रजिस्टर, वो क्या है, 20%। अब बात आती है ए बी सी डी की। सो रेजिस्टेंस लिखा जाता है, आर की जो वैल्यू होती है वो सिंपल होती है, ए बी into 10 to the power इंटू 10 टू द पावर सी, प्लस माइनस किस चीज को बताता है, टॉलरेंस डी, ठीक। इस तरीके से हम लिखते हैं किसी भी रेजिस्टर को। अब इसमें काम की बात एक जो ध्यान देने वाली होती है कि ये जो ए बी होता है ये डायरेक्टली लिख दिया जाता है, इनटू नहीं किया जाता। हियर, मतलब अगर 1 और 2 है तो डायरेक्ट yes, वैल्यू। exactly, here AB is not A into B, okay, here AB is not A dot B, clear। सो देखिए कैसे लिखेंगे, उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कलर सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। तो देखिए कलर सीक्वेंस का कैसे रहता है, हाँ ये था सर, बीबी रॉय कुछ तो था। हाँ, PB Roy, exactly, good boy, very good boy. ओके ओके, वेरी गुड यार। सो आप लोग को ये कलर सीक्वेंस याद है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। कलर सीक्वेंस देख लेते हैं, बीबी रॉय साइंटिस्ट के नेम है, उससे याद कर सकते हैं, बीबी रॉय, रॉय, गुड बॉय, बीबी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। सो अभी कलर सीक्वेंस साइड में लिख लेते हैं इनको। ये वाला जो बी है फर्स्ट वाला, ये ब्लैक एंड व्हाइट पूरा होता है रेंज। सो ये किससे स्टार्ट होता है, ब्लैक, और ये कहाँ तक जाता है, व्हाइट। सो ये हो गया व्हाइट तक, और बीच में जो विप गियर वाली सीक्वेंस है वो। सो ब्लैक के बाद ये जो कलर आता है ये अपना आएगा ब्राउन, ब्राउन, यस, ये रेड, डेफिनेटली ऑरेंज, ऑरेंज, येलो, येलो, Green. ग्रीन, ग्रीन, ब्लू, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं यार, ग्रीन ज्यादा पास आ गया, ठीक है, ब्लू, फिर वॉयलेट, Violet. वॉयलेट, Gray. हाँ ग्रीन,
ग्रीन, अच्छा ग्रे नहीं, ग्रे GREY। ग्रे, ठीक है। सो ये हो गया ग्रे। सो ये उनके हो गए कलर सीक्वेंस और इनके कोड वैल्यूज होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 हो गए। क्लियर? तो अभी मतलब बहुत ही जल्दी आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि कैसे आपको आंसर लिखना है। बहुत ही सिंपल हो गया। क्या अगर मैं बात करूं, लेट्स से इन अ गिवन रेजिस्टर्स, ये एक रेजिस्टर दिया हुआ है आपको और उसके कुछ कलर बैंड्स हैं। सो कलर बैंड्स हैं A B C और यहाँ पे एक D बैंड है, ठीक, A B C D। सो द कलर सीक्वेंस आर, द कलर्स आर कलर्स लेट्स से क्या क्या है, मान लेते हैं रेड, ग्रीन, येलो, सिल्वर, ये कलर सीक्वेंस है। सो क्या सिचुएशन हो जाएगी इसके रेजिस्टर की? सो देन 25 into 10 फाइंड इट्स रेजिस्टेंस, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। क्लियर? फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हमें लिखना आ गया है। क्या लिखना आ गया है? हमें पहले सबकी 25 वैल्यूज बस याद रखनी है। क्या? रेड मतलब ये हुआ हमारा ए, फर्स्ट क्या है इसकी वैल्यू रेड की? सो तुरंत याद रखना है BB रॉय मतलब 0 1 yes 2। क्या हुआ रेड? 2 2, BB रॉय। फिर नेक्स्ट क्या है? ग्रीन, कौन सा नंबर है? 5 5, BB रॉय। फिर येलो, ये क्या है? 4। 4 सो मतलब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ग्रीन। 85 ग्रीन मतलब B, वो कितना है? 5। ओके, ये तो है 4 येलो वो कितना है? C और वो है 4। सो इसका आंसर आ गया, रेजिस्टेंस का आंसर आ गया क्या? AB डायरेक्टली लिखना है। सो 2 5, नॉट 2 into 5, ओके, into 10 to the power 4 प्लस माइनस कितना परसेंट? 10%. 10%। सो एक्चुअल रेजिस्टेंस कितना आ गया? ये रेजिस्टेंस आ गया R इज इक्वल टू 250, 1000 प्लस माइनस 10%। क्लियर? सो इससे मैं लिख सकता हूँ कि रेजिस्टेंस कितना आ गया? 250 किलो ओम। समझ आया? हाँ एंड एक्चुअल अगर देखें तो इसे लिखा जाएगा R इज इक्वल टू 10% निकालना पड़ेगा ना। तो इसे लिखते हैं 250 प्लस माइनस 2.5 2.5 किलो ओम एक्चुअल अगर ध्यान दें तो। यार समझ आया कि नहीं बताओ? रेजिस्टेंस को लिख लेंगे ना यार सारे लोग, कॉमर्शियल रेजिस्टर। तो क्या होना चाहिए? ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए। क्या? बीबी रहा है, आगे का आप बना सकते हैं गुड बॉय एंड वेरी गुड वाइफ। क्लियर? ओके, इसका हाँ पूछे। ओके, इसका रिवर्स क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द कलर सीक्वेंस, फाइंड द कलर सीक्वेंस ऑफ yes sir ये easy है a resistor given as 3100 ohm plus minus 620। ओके चले। सर पहले D तो नो कलर है ओके वेरी गुड। तो पहले सबसे पहले क्या चेक करेंगे? परसेंटेज। परसेंटेज क्या हो जाएगा? चेक करेंगे कि 620 कितना परसेंट है किसका? 31 तो 31 का। 10% हो गया तो ऐसे चेक करते हैं, जो वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, तो ये कितना आ गया? 10 से 20%। इसका मतलब D विल हैज नो नो कलर। सो मतलब 3 ही कलर यहाँ पर आपको दिखने वाले हैं। अब आपको क्या करना है? इसे AB वाले फॉर्मेट में लेके आना है। मतलब आपको इसे कैसे लिखना पड़ेगा? E3 है यस, तो R लिखेंगे 3100 ओम। अब इसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसे लिख सकते हैं क्या? 31 into 100
मतलब कि क्या लिखेंगे 31 इंटू 10 10 टू दी पावर 2। क्लियर ना इतना हो। तो इसका मतलब यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। हाँ, अब 3 मतलब ऑरेंज है, ए बी और ये हो गया क्या सी सी। सो ए मतलब क्या है 2। 2 किस कलर का है, सॉरी ए मतलब 3। 3 हाँ 3 कौन सा कलर है, ऑरेंज, ऑरेंज। सबको याद है क्या माइंड में रखना है, बी बी रॉय आर। सो 0 1 2 3। अच्छा एक बार पता है जल्दी में क्या करते हो आप, यहीं से 1 शुरू कर देते हो। हाँ हाँ ये पक्का एग्जाम में गलती होता है, ये पक्का डेफिनेटली। सो केयरफुल रहना, ऐसा नहीं कर देना है। ओके सो ये हो गया अपना क्या थर्ड। सो थर्ड हाँ, सर मतलब वो कौन सा गलत हुआ, ऑप्शन भी दे देती है एग्जाम में। हाँ वो तो रहते ही है। सो क्या हो जाएगा हमारा ऑरेंज, हाँ, देन फिर है 1। बी कितना है 1, मतलब ब्लैक, 1 मतलब ब्लैक। नहीं ब्राउन है। ओ हाँ ठीक है। सेकंड 1 मतलब ये वाला। सो जल्दी में गलती नहीं करना है, ये हो गया ब्लैक। फिर है ब्राउन, सो नेक्स्ट वन इज ब्राउन। फिर सी कितना है हाँ 2, तो ये हो गया रेड। रेड, और फोर्थ तो डी होगा ही नहीं, डी मतलब नो कलर। नो कलर। 20% था इसलिए नो कलर। सर लेकिन ये वो कलर डिसाइड कैसे करते हैं, और वो प्रिंट क्या रहता है या ऐसे ही आ जाता है अरे मटेरियल प्रिंट में? प्रिंट किया हुआ रहता है। जस्ट मिनट, होल्ड अ मिनट। हाँ जस्ट अ मिनट। ओके सो ये दिखाते हैं, देखें ये दिखा यार, क्रोम स्क्रीन दिख रहा है सबको। हाँ Yes, sir. ओके सो यहाँ पर देखें, ये रजिस्टर अगर क्लिक करूं दिखा ना, पहला हाँ कलर, पहला रेड है, दूसरा ग्रीन है, थर्ड भी रेड है। क्लियर। और फोर्थ क्या है गोल्ड है, वो उसके टॉलरेंस को बता रहा है। समझ आया ना, हाँ, हाँ मतलब अच्छा वाला ये है। देख सकते हो। हाँ ये पूरा टेबल दिख रहा है, पूरा सीक्वेंस। हाँ सो इस तरीके से पूरे डिफरेंट डिफरेंट कलर से चीज़ों को यहाँ पे रिलेट किया हुआ है कि कितने वो रहेंगे। क्लियर। सो बहुत सारे तरीके होते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड एजुकेशनल वो रहता है। सो उस पे अपन 3+1 बैंड यूज करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होगे 5 बैंड और 6 बैंड वाले भी रहते हैं। ठीक, हाँ, वो वो हमारे सेकंड पार्ट में नहीं इमेज है। में। हाँ फिर उसके बाद और बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं, तो ये कॉलेज में हम डील करते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ 4 बैंड वाले ही डिस्कस करते हैं। ओके अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, कि क्या इस सेक्शन का भी प्रैक्टिस शीट वगैरह कुछ देंगे? नहीं, अभी कोई भी प्रैक्टिस शीट नहीं रहेगा। मैं फिर स्ट्रेट बोल रहा हूँ, हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा, नोट्स को आप कितना थॉरोली ध्यान दे रहे हो, नोट्स के जो फॉर्मूले हैं आप उनको समझ रहे हो, अच्छे से लर्न कर रहे हो कि नहीं, और एग्जाम में उन्हें अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। पहले स्टार्टिंग फर्स्ट टेस्ट का हमारा ये टारगेट है। उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन शीट और वर्कशीट दूंगा। ठीक है, हाँ तो फर्स्ट टेस्ट मेरा पूरा टारगेट है कि आप लोग नोट्स कितना अच्छे से समझते हो, जो चीजें आपको लेक्चर में एक्सप्लेन की आप उन्हें कैसे यूज करते हो। क्लियर ना। और दूसरा, कैलकुलेटर और गूगल, दो लोगों का यूज नहीं करना है। ठीक है, हाँ और एग्जाम में नोट्स का भी यूज नहीं करना है, टेस्ट को एज अ टेस्ट ही देना है। डू नॉट ट्राई टू स्कोर टू हाई बाई, समझ गए ना, हाँ इनडायरेक्ट मीन्स। ओके सर। चलो सर ठीक है। टारगेट क्या है? ओके टारगेट वगैरह विल सी आफ्टर द एग्जाम हाउ मच यू स्कोर। ओके ओके लेट्स सी। ओके देन सर इट्स इनफ फॉर न्यूमेरिकल्स टुडे। आएंगे क्या? क्या, न्यूमेरिकल्स आएंगे? अरे भाई क्या स्टोरी चल रही है तब से, नोट्स में से जो चीजें दी हैं उनसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए। न्यूमेरिकल आएंगे काफी,
60-70% न्यूमेरिकल रहेंगे. हाँ ओके ओके ठीक है. ओके सर. चलो ठीक है यार. इट्स इनफ फॉर टुडे. ओके. बाय बाय. बाय सर. Bye everyone. sir. Yeah. Bye, Bye bye all sir. of you. Bye bye.